ओके तो हमारा जो आज आप लोगों का जो हम लोग सेशन शुरू करने जा रहे हैं आज का वो है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आपका जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। इससे पहले आप लोगों ने शायद कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी होगी या नहीं पढ़ी होगी, लेकिन हाँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग को सीखना है, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको प्रोग्रामिंग में कुछ आउटपुट मिल सके और आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो उसके लिए पहला स्टेप यही है कि हम लोगों को सी की प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। स्टार्टिंग सी की सीधी प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजों की के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा, जो कि जरूरी है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती क्यों है, कहाँ पे प्रोग्रामिंग की जरूरत रहेगी, क्यों हम लोगों को प्रोग्रामिंग को यूज करना होता है। तो मैं अगर एक टर्म यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर की, तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। हम लोग हमेशा ही, अगर हम लोग कंप्यूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं या मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस को यूज करते हैं, तो हम लोगों ने एक टर्म बहुत बार सुनी होती है, रिपीट करी होती है, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, ठीक है, या ऐप। इस टर्म से हम लोग उसको बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, तो सॉफ्टवेयर वो चीज है, या अगर मैं इससे भी पहले आपसे ये बात करूं कि कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कलेक्शन होता है। विदाउट हार्डवेयर, जो बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बिल्कुल जीरो है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज, एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज। मतलब आपको सिर्फ, आपके पास हार्डवेयर है, आपके पास सिर्फ मदरबोर्ड है, आपके पास सिर्फ एलईडी है, आपके पास सिर्फ माउस है, तो आप तब तक उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट नहीं कर लेते हो। और इसी तरीके से आपके पास एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, उसको जब तक आप किसी हार्डवेयर के साथ एसोसिएट करके इंस्टॉल नहीं कर लेते हो, अपने डिवाइस पे इंस्टॉल नहीं कर लेते हो, तब तक वो कुछ काम नहीं करेगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कॉम्बिनेशन है। अब हार्डवेयर का की अगर मैं बात करूं, तो वो तो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, ये चीजें जो आपको फिजिकली आप देख पा रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब लेकिन सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली होते क्या है, जो हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशंस पढ़ी हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट, कोई पर्टिकुलर टारगेट को या एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखी जाती हैं, वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल, अब हम लोगों को इसकी अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, तो ये दो तरह की कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। एक ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये करते हैं यूज्ड बाय योर सिस्टम या डिवाइस, जिसको आपका डिवाइस यूज करता है, जिसको आपका सिस्टम यूज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूज किए जाते हैं, यूज्ड बाय यूजर। ठीक है, या हम लोग इसको बोलते हैं रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम का एक रेडीमेड सॉल्यूशन जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम, अब जैसे सपोज करो हम लोगों को अकाउंट्स की प्रॉब्लम आई, टैली कंपनी बनी, टैली कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया अकाउंटिंग के लिए। आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड दिक्कत आई, माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया एमएस वर्ड, जिसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको प्रेजेंटेशंस बनानी थी, उसके लिए पावर पॉइंट बना दिया गया। आपको इमेज एडिटिंग का काम करना था, उसके लिए अडोब फोटोशॉप बन गया। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए, पर्टिकुलर काम को अचीव करने के लिए, एक टास्क बेस्ड काम को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जो डिवाइस यूज करते हैं। अब डिवाइस कौन सा, लाइक आपका लैपटॉप जिस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। अब मैं अगर मोबाइल की बात करूँ, तो आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होता है डिफॉल्ट, जिससे आपका मोबाइल काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। लाइक आपका विंडोज, आपने सुना होगा विंडोज के बारे में। विंडोज जो होती है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है।
विंडोज को बेसिकली, विंडोज क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसको आपका डिवाइस यूज करता है उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, लाइनेक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैक है। इसके अलावा आजकल एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते। अब ये सारे के सारे ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिन सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली इतना यूज नहीं करते जितना आपका सिस्टम यूज करता है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये बनाए जाते हैं, इनको बनाने का पर्पज यही था कि आपके जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सके, उसको उसके ऑप्टिमल लेवल तक यूज किया जा सके। अब उसको यूज करने के लिए तो बना दिया, लेकिन उस पर काम क्या करना है, उस काम को करने के लिए हम लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, टू क्रिएट सॉफ्टवेयर वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको क्रिएट करने हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनकी हेल्प के साथ हम लोग सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि जो सॉफ्टवेयर जो हैं अवेलेबल कहाँ कहाँ पे होते हैं, मतलब आज की डेट में कितनी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होते हैं आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ठीक है, डेस्कटॉप का मतलब जिसको आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं वेब बेस्ड, जिसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, उसको यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और तीसरे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए इन द फॉर्म ऑफ एप्स। ठीक है, डेस्कटॉप जहां पे यूज करना है वहां पे आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वेब बेस्ड जो होते हैं इसके कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती इसकी, आपको कोई अलग से मीडिया परचेज नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये एक अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। ये वेबसाइट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ये वेबसाइट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आपको वो वेबसाइट ओपन करनी, फॉर एग्जांपल अगर आपको अब आज की डेट में अगर आपको अपना बैंकिंग सिस्टम देखना है और आप चाहते हो कि आप अपने अकाउंट को पैसे को ट्रांसफर करना है, तो देयर इज नो नीड कि आपको अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आप क्या करोगे, इंटरनेट पे जाओगे, जो भी बैंक है आपका उसकी वेबसाइट को खोलोगे, वहां पे अपने क्रेडेंशियल्स भरते हो, लॉग इन करते हो, लॉग इन करने के बाद जो भी आपका पैनल खुलेगा उसके थ्रू आप अपनी जो प्रोसेसिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो देयर इज नो नीड कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी। तो ऐसे वाले सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको अकाउंट्स का काम करना था, आपने टैली सॉफ्टवेयर लिया, टैली सॉफ्टवेयर लेने के बाद आपने टैली सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पे इंस्टॉल करा, अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करा, फिर आप उसको यूज कर सकते थे। ठीक है, आपको टाइपिंग का काम करना था, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी थी, आपको स्प्रेडशीट्स बनानी थी, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी थी, उसके अकॉर्डिंगली आपने वो सॉफ्टवेयर परचेज करा या लिया या डाउनलोड करा और फिर आपने उसको इंस्टॉल करा, फिर आपने उसको यूज करा। जो एप्स होती हैं, ये एप्स होती हैं लाइक मोबाइल्स के लिए या फिर आपके स्मार्ट डिवाइसेस के लिए। ठीक है, मोबाइल्स या फिर स्मार्ट डिवाइसेस आपके जैसे आईपैड हो गए, ठीक है, इनके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो तीन तरह की कैटेगरीज के अंदर सॉफ्टवेयर आपके पास हो जाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड एप्स, जो कि आपके मोबाइल्स या फिर स्मार्ट डिवाइसेस के लिए होते हैं। तो इनमें से अब चाहे कोई भी है, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, चाहे वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो चाहे वो एप्स हैं, इन सबको बनाने के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही है जिनकी हेल्प के साथ हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ भी नई चीजें ऐड करनी है, कोई फीचर रिमूव करने ऐड करने, वो हम लोग इसके अंदर उसकी हेल्प के साथ ही कर सकते हैं। ओके, तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं, सी है, C++ है, जावा है, फिर C# है, VB.NET है। ठीक है, आजकल आपने पाइथन के बारे में सुना होगा, पाइथन है, देन PHP है, ASP.NET है, डार्ट है, कॉटलिन है,
ठीक है, सो मेनी थिंग्स। और बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इसमें से मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको वो बताई हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज होती हैं, कुछ ऐसी हैं जैसे PHP, ASP.NET, ये वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होती हैं, डार्ट, कॉटलिन ये हो गए जो मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एप्स वगैरह डेवलप करने के लिए यूज की जाती हैं। इससे पहले जो C++, जावा, C#, VB.NEट, पाइथन, ये आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, तो मैंने मिक्स करके एक आपको सारा मिक्सचर सा बता दिया जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं। ओके, तो हम लोगों ने बात करी कि 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर की, डेस्कटॉप, वेब बेस्ड और ऐप। ठीक है, इनको डेवलप करने के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन हमारा लेवल ऑफ नॉलेज क्या है या हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम लोग किस तरह से उसको नॉलेज रखते हैं और हम किस में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, एज पर अवर नॉलेज हम लोग वो लैंग्वेज चूज करते हैं और उस लैंग्वेज के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये माना गया है कि आपको अगर प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो C and C++ इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न ऑल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। जितने भी आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखने के लिए C और C++ को ही ज्यादातर सीखा जाता है। करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे को C++ से नहीं सीखना, मेरे को पाइथन करवा दो क्योंकि पाइथन बहुत आसान है। नो डाउट पाइथन बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए जिनको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है। ठीक है, जो लेमेन्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है उसके लिए पाइथन आसान नहीं है। हाँ, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आती है कोई भी, आपको C++ में से कुछ भी आता है तो आपके लिए सारी लैंग्वेजेस आसान है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो ये आसान नहीं है। ओके, हमारे पास एक इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक आता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो, हर एक चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, मतलब कहां से शुरू होगा कहां तक पहुंचेगा। ठीक है, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी हमारे पास एक लाइफ साइकिल है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको हम लोग बोलते हैं SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक कॉन्सेप्ट होता है SAD का, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। ठीक है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी एक हल्की फुल्की SAD की बुक लेके या नेट से हल्के फुल्के नोट्स लेके इसके अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप प्रोग्रामिंग में क्या कर सकते हो या आपका कौन सा करियर हो सकता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही रहता है कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग सीख लेंगे तो उसके बाद बनाने तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे या कोडिंग करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, या बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं श्योर होता कि उनका करियर क्या होगा। ठीक है, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन वेयर दे कैन अप्लाई फॉर जॉब, किस प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर आप सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन को पढ़ोगे ना, तो थोड़ा बहुत ये क्लैरिटी आपको देगा कि आप किस प्रोफाइल में जा सकते हो, क्योंकि इसमें वो सारे प्रोफाइल्स ऑलमोस्ट डिस्कशन के मोड में आ ही जाते हैं। लाइक जरूरी नहीं कि आपने प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आपको डेवलपर ही बनना है, आप कोडिंग सीखने के बाद आप टेस्टर का भी काम कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग करने के बाद आप एनालिस्ट का भी काम कर सकते हो। कोडिंग सीखने के बाद आप फ्रंट एंड और बैक एंड टीम के बीच में एक चेन का काम कर सकते हो, एक लिंक का काम कर सकते हो, कि जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग लेके जो डेवलपमेंट टीम है उस डेवलपमेंट टीम तक हम लोग उसको पहुंचाए। तो देयर आर एन नंबर ऑफ रोल्स, तो वो रोल्स हम लोगों को सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के अंदर पता चल जाएगा, तो आप ये पढ़ सकते हो। ओके, अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है, ओके, अगर मैं जनरली अगर हम लोग डिस्कस करें कि अगर किसी भी काम को अगर आपको करना है तो वो काम है क्या, सबसे पहले हम लोगों को वो पता होना चाहिए। जब तक हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या, तब तक हम लोग कुछ भी चीज ना तो बना पाएंगे ना कर पाएंगे। अब आपको सपोज दिल्ली जाना है, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको डेस्टिनेशन क्या है आपकी, तो आप सड़कों पे घूमते रहोगे, कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द नंबर 1 स्टेप। आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। ज्यादातर जिनको प्रोग्रामिंग से डर लगता है या जिनको प्रोग्रामिंग टफ लगती है, उसका रीजन यही होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते,
हम लोग ये नहीं देखते कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग ये नहीं देखते कि आपका प्रोग्राम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। हम लोग सिंपली शुरू करते हैं जो हमें पता होता है, जितना हमें पता है हमने उतना लिखा, उसके बाद फिर हम लोग सोचने बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको एक स्कूल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, आपको एक लाइब्रेरी को मैनेज करना है, आपको एक डॉक्टर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो चाहता है कि मेरे पेशेंट्स का रिकॉर्ड पूरे का पूरा कंप्यूटराइज्ड हो जाए, आपके पास एक जनरल स्टोर है, आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जो चाहता है कि मेरी सेल परचेज जितनी भी है, मेरे क्लाइंट्स का डेटा, मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सारा कुछ कंप्यूटराइज हो जाए, तो वो उसपे सिर्फ उतने से नहीं चलेगा कि हाँ मेरे को वो उसको कंप्यूटराइज करना है। आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि अगर वहां पे बिलिंग होती है तो कैसे होती है, अगर वो क्लाइंट का डाटा रखते हैं तो क्या क्या फील्ड वो स्टोर करते हैं, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट्स लेते हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स में वो डील करते हैं, ठीक है, अगर वो बाय एंड सेल करते हैं तो कहाँ से बाय सेल करते हैं, क्रेडिट पे हो रहा है, कैश पे हो रहा है, ठीक है, किस तरीके के से वो सारे का सारा काम चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों को वो पता होना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट हम लोगों को अपने अपने केस के अंदर हम लोग प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो स्टेटमेंट हम लोगों को मिलती है, ठीक है, आपको आपको एक स्टेटमेंट मिलती है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स। तो सबसे पहले आपको वो स्टेटमेंट का मतलब समझना होगा कि लाइक आपको करना क्या है उसमें, आपको बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है, कितने नंबर है आउट ऑफ 3 नंबर्स आपको उसको फाइंड करना है, तो उसका लॉजिक क्या होगा, मतलब तीनों में से बड़ा कौन सा होगा, तो वो स्टेटमेंट मतलब उसका वो स्टेटमेंट का मतलब आपको क्लियर होना जरूरी है। जब तक वो वाला मतलब आपको क्लियर नहीं होगा देन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद एक बार आपको लगता है कि ओके यार ये इसकी दिक्कत है, तो उसके बाद आपको करनी होती है फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडीज ये बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आप एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना तो वहां पे ये फिजिबिलिटी स्टडीज की जाती है। फिजिबिलिटी स्टडीज करने का पर्पस क्या होता है कि क्या आपका प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, क्या आपका प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं है, क्या उसको बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। फिजिबल के फिजिबल स्टडीज फिजिबिलिटी स्टडीज के अंदर आपके एक फाइनेंशियल स्टडीज होती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होती है आपके पास, एक ऑपरेशनल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है, कि क्या अब हम कहते हैं कि हमने किसी बंदे ने बोल दिया कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए 5 लाख का खर्चा है, तो क्या कंपनी 5 लाख रुपए स्पेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज है 5 लाख रुपए स्पेंड करने की, ठीक है, तो अगर तो वो कर सकती है फिर तो वो फिजिबल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पॉजिटिव हो जाएगी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, अब उसको ऑपरेट कौन करेगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कितने टाइम की ट्रेनिंग होगी, पुराना स्टाफ उसको सीख पाएगा नहीं पाएगा, आपको नया स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका सारा सिस्टम। एंड एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी का मतलब कि हो सकता है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना पड़े, पहले हमारे पास 2 रूम थे, अब हमें वहां पे कोई सर्वर सेटअप करना पड़े, उसके लिए एसी लगवाना पड़े, या उसके लिए कुछ भी आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करना पड़े, तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर इसमें से एक भी स्टडी नेगेटिव होती है या एक का भी रिस्पॉन्स नेगेटिव हो जाता है तो हम प्रोजेक्ट को वहीं पे या तो सस्पेंड कर देते हैं या फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास हमने कहा कि हमारा टोटल खर्चा जो आ रहा है वो 5 लाख का खर्चा आ रहा है, तो 5 लाख कंपनी के पास है नहीं, ठीक है, वो बंदा 5 लाख पे नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट वहीं पे पोस्टपोन कर दिया जाएगा या उसको वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तो स्टेप नंबर 2 है बीइंग ए स्टूडेंट, हम लोग इसको नहीं इतना इंपॉर्टेंस देते, क्योंकि हमें पता है हमने उन्हें जो चीजें करनी है इंप्लीमेंट करनी है उनमें ये चीजें काउंट नहीं होती, ठीक है, वहां पे हमें कुछ नहीं देखना कि वो फाइनेंशियली कितना है या नहीं है, ठीक है, हमें तो उसको सिस्टम पे डेवलप करना है। देन थर्ड स्टेप आता है सिस्टम डिजाइन। अब जब ये तीनों चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और एनवायरमेंटल, फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम को डिजाइन करते हैं। सिस्टम डिजाइन का मतलब उसकी स्क्रीन कैसे होंगी, फॉर्म्स कैसे होंगे, फ्लो क्या होगा, ठीक है, कौन सी स्क्रीन पहले आएगी, फिर मतलब आपका, अब हम कहते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर रन होगा तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे, फिर आपको अपने क्लाइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, व्हाट विल बी द फ्लो,
ठीक है, फिर उसके कौन कौन से फील्ड होंगे, ठीक है, उसके अंदर कितने फॉर्म्स बनेंगे, ठीक, फॉर्म्स के अंदर आप अगर आपने क्लाइंट का डेटा लेना है तो आप कौन सा डेटा लोगे, या आप वेरिएबल्स ले रहे हो तो आप कितने वेरिएबल्स लोगे, उन वेरिएबल्स की टाइप क्या होगी, ठीक है, वो सारा कुछ आप मैनुअली वो सारा डिजाइन करते हो। यू कैन डू इट मैनुअली, और आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक, जिन टूल्स की हेल्प के साथ हम लोग सिस्टम को डिजाइन करते हैं। मतलब यू कैन से आप एक प्रोटोटाइप यहाँ पे बना लेते हो कि आपका सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे, होगा क्या, क्या क्या उसमें फेजेस होंगे, ठीक है, कौन कौन सी स्क्रीन उसके अंदर बनेगी। देन फोर्थ स्टेप में हम करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट यहां से जाके शुरू होता है, मतलब पहले 3 स्टेप्स में अभी तक हम लोगों ने कोडिंग कोडिंग का काम ही नहीं करा, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप होगा जहां पे जाके आप कोडिंग करना शुरू करते हो। जो भी लैंग्वेज जो ये लैंग्वेजेस ऊपर मेंशन करी गई हैं, सी सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET, इनमें से जो भी प्लेटफॉर्म आपने चूज करा है, ठीक है, उसमें से जो भी लैंग्वेज आपने चूज करी है, उस लैंग्वेज को चूज करके फिर आप उसको डेवलप करना शुरू करते हो। सी, ये जो पहले स्टेप्स हमने करे ना, इसका एक बेनिफिट क्या हो गया, प्रोग्रामिंग आपको आती है, सिस्टम डिजाइन ने आपको ये बता दिया कि आपको करना क्या है, आपको कितने, अगर आपको एक फॉर्म बनाना है तो उस फॉर्म में कौन से फील्ड होंगे, ठीक है, कौन कौन से चेक्स लगाने हैं आपको, वो आपके सामने कोडिंग आपको आती है, तो आपने उसको यूज करके बस उसको इंप्लीमेंट करने वाला काम करना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग वो सिस्टम कोड करने का काम शुरू करते हैं, सिस्टम की कोडिंग करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, सिस्टम डेवलप हो गया, सिस्टम हमने बनाना शुरू कर दिया, अब वो बन गया, इसके बाद आती है हमारी टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि अब हमें सॉफ्टवेयर तो बना लिया, ठीक है, सिस्टम रेफर्स टू बेसिकली सॉफ्टवेयर, तो हमने वो सिस्टम तो डेवलप कर लिया, हमने वो सॉफ्टवेयर तो बना लिया, बट क्या वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो हमें कहां से पता चलेगा, उसकी टेस्टिंग से। टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको डमी डेटा देके टेस्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली हो सकता है कि जो हम लोगों ने उसको इन्वायरमेंट दिया जिसके अंदर हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको 1 मिनट में हम लोग 10 ट्रांजेक्शन ही उससे करवा पा रहे हैं, लेकिन जब रियल टाइम वो इम्प्लीमेंट होगा, अप्लाई किया जाएगा, तो हो सकता है वहां पे 1 मिनट में उसको उसके पास 100 ऑफ ट्रांजेक्शन उसके पास जा रही हैं। तो जो रियल टाइम रिजल्ट है वो आपको वहीं पता चलता है, लेकिन टेस्टिंग के अंदर हम लोग फिर भी ये सारा कुछ चेक करते हैं कि क्या जो हम लोग उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्या वो पर्टिकुलर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद मैनुअल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने कोड लिख दिया जो 10 नंबर का सम फाइंड करके आपको देगा, ठीक है, 10 नंबर्स आप उसको कुछ भी पंच करके देते हो, आपको 10 नंबर्स का सम निकाल देगा। फिर वही 10 नंबर्स आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हो, फिर उनका रिजल्ट कंपेयर करते हो कि क्या वो जो 10 नंबर सॉफ्टवेयर को दिए थे उसका रिजल्ट और जो 10 नंबर आपने कैलकुलेट करे उसका रिजल्ट, वो आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर तो वो मैच कर रहा होगा तो दैट मीन्स कि आपका सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। टेस्टिंग के बाद तो करते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन एंड डिबगिंग। फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि अब उसको अप्लाई करना है, अब आपने बना लिया, सॉफ्टवेयर पूरा हो गया, उसका टेस्टिंग फेज भी चल गया, अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब कई बार, अब इम्प्लीमेंटेशन के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, कई सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जो आपको एकदम से ही पुराना सिस्टम खत्म करना है, उसकी जगह पे नया सिस्टम लेके आना है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। या दूसरा तरीका क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारा पुराना मेथड है, पुराना तरीका है जिसके थ्रू हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो सिस्टम भी चलता रहे और साथ साथ हम लोग नया सिस्टम भी अप्लाई करें, ताकि बाई चांस कहीं पे नए सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे पास बैकअप प्लान हो, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी अपना मैनुअल काम कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने कोई मैनुअल रजिस्टर लगा रखा है, ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों ने अपना एक सॉफ्टवेयर बना लिया। अब सपोज करो हमने क्या करा, जिस दिन हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसमें सारी एंट्रीज इसमें डालनी शुरू कर दी, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 अप टू एंट्री n तक, सारी एंट्रीज हमने इसी में डालनी शुरू कर दी। मैनुअली रजिस्टर में जो हम लोग एंट्रीज कर रहे थे, हमने वो एंट्रीज करनी बंद कर दी, मतलब किसी से 100 रुपया आ गया, किसी को 50 दे दिए, किसी से 500 ले लिए, किसी को 200 का सामान दे दिया, वो सारी एंट्रीज हमने सॉफ्टवेयर में डालनी शुरू कर दी। मैनुअल मैनुअल रजिस्टर में हम कुछ भी नहीं डाल रहे।
अब बाई चांस सोचो सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ गई, आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी हैं वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर के अंदर है। अब सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई तो इसका मतलब वो डेटा आपका अब यूज नहीं हो सकता जब तक आप वो सॉफ्टवेयर को ठीक नहीं कर लेते। ठीक है, तो आपको एक तरह से नुकसान हो जाता है कि आपका वो डेटा पड़ा तो है, डेटा तो आपका सेव रहेगा, लेकिन वो तब तक यूजफुल नहीं है जब तक सिस्टम के थ्रू उसको फिर से करेक्ट नहीं कर लिया जाता। लेकिन अगर आप मैनुअली भी उसको साथ साथ मैनेज करते हो तो इस टाइम पे जो दिक्कत आपके पास आई है, तो बाई चांस अगर आपको पिछले 2 दिन का 3 दिन का डाटा चाहिए होगा तो मैनुअल रजिस्टर के अंदर आपके पास अवेलेबल है, वहां से उस डाटा को ले सकते हो। सो दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोग पैरेलल इंप्लीमेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इंप्लीमेंटेशन, कि वो पुराना सिस्टम भी आपका चल रहा है, ठीक है, और एक आपका जो नया सिस्टम है वो भी पैरेलल काम करे जा रहा है। ठीक है, तो दोनों दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हो। एक इंप्लीमेंटेशन का तरीका होता है पायलट तरीका, कि पुराना सिस्टम इमीडिएटली बंद, उसकी जगह पे नया। अब जैसे सपोज करो एयरवेज का सिस्टम होता है, रेलवेज का सिस्टम है, अगर आज रेलवेज अपना बुकिंग का सिस्टम चेंज करती है तो ऐसा नहीं होगा कि वो नॉर्दर्न नॉर्दर्न रेलवे के लिए उसको कर देगी, साउदर्न के लिए नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया लेवल के ऊपर जितनी भी बुकिंग है या जितनी भी रेलवेज है वो सेंट्रली एक जगह पे मैनेज हो रही है, एयरलाइंस जितनी भी वो सेंट्रली एक जगह से मैनेज हो रही है। तो उनका सॉफ्टवेयर या उनका सिस्टम अगर अपडेट होगा तो एक ही शॉट में वो सारा अपडेट होगा। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन और डीबगिंग के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, दिस इज योर 6th स्टेप। और अब डीबगिंग या आपको जब इंप्लीमेंटेशन करनी होती है ना, डीबग करना, तो सपोज कोई एरर आ गया, चेक करते करते कुछ एरर मिल गया आपको, तो एरर वो आपको यहाँ पे स्टेज नंबर 2 पे भी लेके जा सकता है, स्टेज नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हो सकता है कि आपने एक मॉड्यूल लगाया पहले, अब आपको सपोज आपने प्रिंटिंग का मॉड्यूल नहीं रखा था पहले, अब आपको चाहिए प्रिंटिंग वाला मॉड्यूल भी चाहिए, तो प्रिंटिंग वाला मॉड्यूल अगेन आपको वहां पे हो सकता है कि सीधा फिजिबिलिटी स्टडीज में जाना पड़े, फिर आप सिस्टम डिजाइन करो, फिर डेवलप करो, फिर उसको टेस्ट करो, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करो। या कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन हो गई, या आपने वो जीएसटी वाला एक या कोई नया टैक्स वाला मॉड्यूल आ गया, वो अभी तक वो टैक्स वाला मॉड्यूल आपने इंप्लीमेंट नहीं करा। ठीक है, कल को टैक्स वो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाता है वहां से, तो हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है, ताकि वो जो टैक्स वाला पार्ट है उसको स्किप किया जा सके। तो वो आपको किसी भी स्टेज पे वापस लेके जा सकता है। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडीज पे, डिजाइन पे, डेवलपमेंट वाले पार्ट में, टेस्टिंग वाले पार्ट में। ठीक है, एंड फाइनली हम लोगों को करनी होती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जब ये बीइंग अ स्टूडेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बीइंग अ प्रोफेशनली इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना होता है, हम जितना भी कोड या जो भी कोड लिखेंगे, हम उस कोड को साथ साथ अपनी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसके साथ कुछ ना कुछ नोट्स ऐड कर देते हैं एडिशनली, ताकि कल को 2-4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद भी जब हम लोग इसको ओपन करें वापस, तो वहां पे हमें ये पता चल सके कि उस लाइन को अगर हमने लिखा है, वो कोड लिखा है, तो उस कोड का काम क्या है, वो कोड करेगा क्या। सपोज मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, ठीक है, तो मेरे को ये पता हो कि ये P इंटू R इंटू T का मतलब क्या है। ठीक है, तो 2-4 दिन के बाद तो मेरे को खुद को भूल जाएगा कि ये P इंटू R इंटू T का मतलब क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटिंग टैक्स। ठीक है, तो कल को आप कभी भी आओगे तो आप ये वाली लाइन जब देखोगे तो आपको पता चल गया कि यार ये टैक्स कैलकुलेट हो रहा है किसी चीज का। ठीक है, तो दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये 2 तरह से होते हैं, एक डेवलपर के लिए होता है, ठीक है, और ये एक यूजर के लिए होता है। आप कोई भी गैजेट लेते हो, कोई भी डिवाइस मार्केट से परचेज करते हो, तो आपको उसके साथ एक बुकलेट मिलती है ना, हाउ टू यूज। दैट हाउ टू यूज इज व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको डिवाइस के साथ मिल रही है, वो है कि यूजर उसको कैसे यूज करेगा। ठीक है, आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल के साथ आपको एक बुकलेट मिल गई जिसके अंदर मोबाइल के सारे फीचर्स लिखे गए हैं। ठीक है, कि अगर आप ये बटन को प्रेस करते हो उससे क्या होता है, या आपको ये वाला ऑप्शन लेना है तो आपको कौन से मेन्यू में जाके कहाँ पे जाके क्लिक करना होगा, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी। तो उसको यूज करने का जितना भी तरीका है वो डॉक्यूमेंटेशन अलग है। लेकिन बीइंग ए डेवलपर, कल को अगर आप कहीं पे उसको डेवलप करने की जॉब पे चले जाते हो, तो अब इसका मतलब क्या है, ये SI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें देख के तो पता नहीं चल रहा। जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो वहां पे भी नहीं पता चलेगा आपको। तो सपोज वहां पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P
इक्वल्स टू 0 और मैं इसके साथ लिख देता हूं स्टोर मेन अमाउंट, ठीक है, आर इक्वल्स टू 0 स्टोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखो, अब इसको समझना बहुत आसान हो गया। जब कोई बंदा सॉफ्टवेयर पे फिर से कहेगा, सपोज आप आते हो, कोई बंदा ऑलरेडी पहले वो सॉफ्टवेयर बना चुका है, अब आपको सॉफ्टवेयर पे डाल दिया जाता है कि ओके आपने अभी सॉफ्टवेयर पे काम करना है। तो अब जब कोड पढ़ना शुरू करोगे आप, तो आपको वहां पे इजीली समझ लग जाएगा कि ये वाले वेरिएबल के अंदर क्या है, आर के अंदर क्या स्टोर करा गया और ये क्या कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, रेदर देन की तुक्के मारना। हमारे पास यहाँ से इजी हो जाता है हम लोगों को समझना कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। तो दो तरह से डॉक्यूमेंटेशन आपको क्रिएट करनी होती है, एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज अ प्रोफेशनल अप्रोच, ये सारा कुछ करने के लिए, ठीक है। आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, आपको फिजिबिलिटी स्टडीज करनी होती है, आपको सिस्टम को डिजाइन करना होगा, डेवलप करना होगा, उसको टेस्ट करना होगा, टेस्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन एंड डिबगिंग का पार्ट होता है, एंड फाइनली हम लोग उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। दिस इज लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका एक सिस्टम बनेगा, अगर आपका एक सॉफ्टवेयर बनेगा, तो सॉफ्टवेयर को कौन कौन सी स्टेजेस में से होके निकलना पड़ता है। डन, ओके। ओके, तो यहां तक तो हमारा बेसिक चीज है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि अगर आपको सी प्रोग्रामिंग को करना है, हम लोग सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से शुरू करते हैं। सी जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी के अंदर आती है। मतलब सी को अगर हम लोग सी की अगर हम लोग बात करें ना, तो सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम लोग जितना भी काम करते हैं वो सारे का सारा काम छोटे छोटे प्रोसीजर्स बना बना के करते हैं। मतलब छोटे छोटे फंक्शंस बनाएंगे, उन फंक्शंस के साथ जब हम लोगों को कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, उसके लिए हम लोग छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं और जितना भी काम होगा हम लोग उन फंक्शंस के थ्रू ही वो सारे का सारा काम जो है वो अचीव करते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसको एटीएनटी बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसको बनाया गया था। डैनियल रिची ने सी लैंग्वेज को लिखा था और इसको इससे जो पहले लैंग्वेज थी, सी से जो पहले लैंग्वेज थी वो थी बी से ये डेवलप हुई और इसको सी बना दिया गया। सी लैंग्वेज को बनाने का जो बेसिक पर्पस था वो था कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या आपके जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को उसके ऑप्टिमल लेवल तक यूज किया जा सके, ठीक है, जो उससे बेस्ट उसकी यूटिलाइजेशन हो सके उसको की जा सके, ठीक है। उसको बनाने का पर्पस सिर्फ ये था, ठीक। सी आपको ये शायद आई डोंट नो पता है या नहीं, लेकिन आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है लाइनेक्स। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सारे का सारा सी प्लस प्लस के अंदर लिखा गया है। लाइक दिस इज द पावर ऑफ सी। मतलब सी के अंदर, मतलब जो सी जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, इतने पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है वो, कि अगर आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सी सीख जाते हो, कर जाते हो, तो लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे हम लोग सी के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। एटीएनटी बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसको बनाया गया था। सी से पहले जो लैंग्वेज थी वो थी बी, ठीक है, और इसको बनाया गया था कि आपके हार्डवेयर को उसके ऑप्टिमल लेवल तक यूज किया जा सके, उसको यूटिलाइज किया जा सके। उसको बनाने का मेन पर्पस ये था। जो टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, सी के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक, वो है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कवर करेंगे, देन वी विल कवर ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस, देन हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे एरेज, देन स्ट्रिंग्स, देन इसके बाद हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, देन पॉइंटर्स,
देन फाइल हैंडलिंग, ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स। इसके अंदर और लाइक जैसे फंक्शंस हैं, फंक्शंस में यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शंस, एरेज हैं, एरेज में 1D एरे, 2D एरेज, ठीक है, स्ट्रिंग में है यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, विदाउट लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। इस कोर्स के अंदर ये सारे कंटेंट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। तो अगर आपको इसको शुरू करना है तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स, आपको कोई भी कंपाइलर चाहिए, यू कैन यूज एनी कंपाइलर, इंस्टॉल एनी कंपाइलर इन योर पीसी, ठीक है, और या फिर और वी कैन यूज ऑनलाइन कंपाइलर्स आप कोई भी एक कंपाइलर इंस्टॉल कर लीजिए अपने पीसी के अंदर। अगर आपको वो कंपाइलर नहीं इंस्टॉल करना है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर्स को भी यूज करना चाहते हो तो ऑनलाइन कंपाइलर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आई कैन शेयर द लिंक्स कि आप ऑनलाइन कंपाइलर कौन कौन से हैं जिसके थ्रू आप बिना कुछ इंस्टॉल किए सीधा आप जाइए वहां पे और वहां पे अपना कोड लिखिए, कोड लिख के उसको रन करना चाहते हैं रन कर लीजिए। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप टर्बो सी प्लस प्लस टर्बो सी को इंस्टॉल कर सकते हो, डेव एक आता है कंपाइलर, उसको कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा और एक्सपीरियंस ले जाते हो थोड़ा सा तो विजुअल कोड है, वीसी कोड, वीएस कोड, उसको आप कर लीजिए। उसके थ्रू अगर आप रन करना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज के लिए ये हमारा जो सेशन है ये हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं इसको, ठीक, जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी कुछ बेसिक चीजें और अपने कोर्स की आउटलाइन के बारे में स्टडी करा है। तो अगले सेशन के अंदर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे कि किस किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, कल मिलते हैं हम। थैंक यू सर।